नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस पक्ष के लगेंगे, वह सब मैं आप लोग को बताऊंगा। जाति पर प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किस तारीख का होना चाहिए, किस पक्ष का लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, यह सब जो है अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी संशय चल रहा है कि सर क्या करूं। कुछ यूट्यूबर ऐसे बता रहे हैं, कुछ यूट्यूब वाले इस तरह बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैं आप लोग को बता रहा हूं 100% सटीक, एकदम रियल और ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या लगेगा। सभी कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जिससे जितनी भी एएनएम बहनें हैं सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यह कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और दोस्तों, एक लाइक करिएगा। देखता हूँ इतने ज़्यादा व्यू आते हैं, उसके बाद भी जो है लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। 10 से 15,000 व्यू, 20,000 व्यू जाता है, लेकिन जो है लाइक की संख्या 1,000 1,500 रहती है। तो लाइक फटाफट लाइक किया करिए दोस्तों। मैं आप लोग के लिए कितने मेहनत करता हूँ और फ्री में आप लोगों को एडवाइस भी देता हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग को बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेंगे। आपको जितनी भी अपडेट बताता हूँ दोस्तों, एकदम सटीक आप लोग को बताता हूँ। मैंने रिजल्ट के बारे में बताया था और डॉक्यूमेंट के लिए भी बता रहा हूँ, वो भी आप लोग को एकदम सटीक ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में क्या क्या आपको लगना है वह पॉइंट मैं आप लोग का क्लियर करने जा रहा हूँ। सभी एएनएम बहनें ध्यान से देखें। दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो उसमें जो आपका जो है नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक पॉइंट आपका था 12.12 पॉइंट, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिया था। आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहीं 12 पॉइंट से उठाइए, सब आप पढ़ते जाइए, आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले देखिए तो दोस्तों, 12.1 पॉइंट में दिया है, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। तो दोस्तों, फॉर्म भरते समय यह सब अनुदेश आप लोग को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य भरें। मतलब जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये क्लियर हुआ कन्फ्यूजन। 12.2 पर आते हैं, एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी। जैसे आप जनरल में हैं, आप ईडब्ल्यूएस का भी लगा रहे हैं और दिव्यांग का भी लगा रहे हैं। दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस दोनों देखा जाएगा, दोनों में से अगर जो सटीक बैठेगा वही आपका लिया जाएगा। चाहे एससी कैटेगरी में हो, चाहे आप जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एसटी में हो, दो छूट में से जो है एक ही मान्य मानी जाएगी। यह भी आपका डाउट क्लियर हो गया। 12.3 में चलते हैं दोस्तों, जितने अपडेट मैं बता रहा हूँ आप लोग बताते चलिएगा। अच्छा, 12.3 में देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग जन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे, मतलब जनरल में माने जाएंगे। अगर कोई भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से बाहर जो है, अगर वो ओबीसी में है या एससी एसटी में है, अगर उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरते हैं, जैसे कोई एमपी का हो गया, कोई उत्तराखंड का हो गया, कोई दिल्ली का हो गया, अगर वो अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। यह भी डाउट क्लियर हो गया। कमेंट के माध्यम से बताते चलिए हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, 12.4 पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, ये खिलाड़ियों के लिए है। कुछ खिलाड़ी भी इसमें जो है भाग लिए हैं, फॉर्म भरे हैं, अच्छा पेपर हुआ उन लोगों का। भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब जब आवेदन की अंतिम तिथि थी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा यथा निर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट जो है 12.5 पर आते हैं। 12.5 में देखिए दोस्तों क्या दिया, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो। देखिए दोस्तों, अब इस पॉइंट को देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति का मतलब
अगर अभ्यर्थी की शादी हो गई है या अभ्यर्थी की शादी नहीं हुई हो, मतलब जैसी भी स्थिति का मतलब यही होता है। अगर शादी हो गई है, उत्तर प्रदेश में ही शादी हुई है तो ठीक है, अगर कहीं और शादी हुई है, उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं, कहीं और शादी हो गई, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड में, यूके में हो गई है, तो उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। अब लेकिन इसमें देखिए क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो, मतलब चाहे महिला की शादी हुई हो या नहीं हुई हो, जैसी भी स्थिति का मतलब ये है कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब उनका परिवार, जैसे मान लीजिए अगर अभ्यर्थी जो हैं उनकी शादी नहीं हुई है तो पिता पक्ष से वो अपना टोटल डॉक्यूमेंट लगाएंगी, पिता पक्ष से उनका सब डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे जाति हो गया, निवास हो गया, और अगर और कोई लाभ लेना है जैसे दिव्यांग का हुआ या ईडब्ल्यूएस का हुआ तो वो पिता पक्ष से लेंगी अगर शादी नहीं हुई है। और मान लीजिए अगर शादी हो गई है उनकी और परिवार उनका उत्तर प्रदेश में ही निवास करता हो, इसका जो है को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है मान्य ना होगा, अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा। देखिए दोस्तों, इसमें आरक्षण का लाभ कह रहा है, अगर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति श्रेणी वाले जो व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए शादी हो गई है और वो कह रहे हैं कि हम अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति की हैं और हम जो है जैसे हस्बैंड की तरफ से जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो उनका मान्य नहीं होगा, तो वो जाति प्रमाण पत्र किसकी तरफ से लगेगा, पिता के पक्ष से लगेगा। अब देखिए, आरक्षण का लाभ जो भी उनको मिलेगा वह पिता के पक्ष से मिलेगा, यानी चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, दिव्यांग का हो, जाति प्रमाण पत्र हो, वह जो है इनका पिता पक्ष से ही बनेगा। अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र, इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभ्यर्थी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 12.5 को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें पूछा है कि जैसी भी स्थिति हो, और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि श्रेणी में आने वाली व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं उनका परिवार जैसे शादी हो गई है तो उनका परिवार अगर उत्तर प्रदेश में निवास करता है तो वह निवास प्रमाण पत्र कहाँ से निर्गत होगा आपको पता नहीं है, यही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आप निवास प्रमाण पत्र पति के पक्ष का लगा सकते हैं, यह पूछ रहा है साफ साफ, परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। आप जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, यह पिता के पक्ष से लगाएंगे तब आपको लाभ मिलेगा। और आप चाहे पिता के पक्ष से लगाइए, चाहे जो है पति के पक्ष से निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आपका मान्य होगा। जैसे जिनकी शादी हो गई है वह पति के पक्ष से निवास प्रमाण पत्र केवल लगाएंगी और जितना आरक्षण लेना है वह सब पिता के पक्ष से लगाएंगी। और जिन अभ्यर्थी की शादी नहीं हुई है वह अभ्यर्थी सभी प्रमाण पत्र पिता पक्ष की तरफ से स्वाभाविक है लगाएंगी। अब लगता है 12.5 पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब 12.6 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति, यह पिछड़े वर्ग की बात हो रही है दोस्तों, आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है मान्य नहीं होगा, मतलब वही सेम है। उन्हें इस आरक्षण का लाभ पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा। मतलब अगर शादी हो गई है, पिछड़ा वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी शादी हो गई है तो उनका जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यह सब जो है पिता पक्ष से लगेगा। और निवास प्रमाण पत्र जो होगा, इसमें पूछा है कि जैसी भी स्थिति हो और उनका परिवार, यहाँ पर देखिएगा, उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, यानी अगर शादी हो गई है तो उनके हस्बैंड अगर उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो वहाँ से निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अब आप लोगों का कन्फ्यूजन एकदम दूर हो गया होगा। और इसके साथ में दोस्तों, जो प्रमाण पत्र आपके जाति हैं, निवास है और ईडब्ल्यूएस दिव्यांग हैं, यह कब किस डेट के पहले का होना चाहिए, जब आपने आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य। इसमें दिया है साफ साफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता जैसे जो है
यह आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य। मतलब आप जब अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक ही जो है मान्य होगा, उसके बाद का अगर प्रमाण पत्र होगा तो वह मान्य नहीं होगा आपका। अब देखिए दोस्तों, जो प्रमाण पत्र आपके लगने हैं वो सब लगने हैं, ये सब जितने भी हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एएनएम की मार्कशीट सर्टिफिकेट, मेडिकल नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, लेटेस्ट का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पिता पक्ष और पति पक्ष दोनों तरफ से निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अगर शादी हो गई है तो पति पक्ष से निवास प्रमाण पत्र, और शादी नहीं हुई तो पिता के पक्ष से प्रमाण पत्र लगेगा, केवल निवास प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र आपका और ईडब्ल्यूएस हुआ, यह सब पिता के पक्ष से लगेगा, चाहे शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो। दिव्यांग प्रमाण पत्र, और दिव्यांग प्रमाण पत्र जो रहेगा वो जिला सीएमओ के द्वारा वेरीफाई रहेगा। संविदा, एएनएम, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगी, आधार कार्ड लगाएंगी, पैन कार्ड, मतलब सभी को लगाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर पासपोर्ट है तो लगा सकते हैं, बैंक पासबुक, और सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट फोटो कॉपी स्वहस्ताक्षरित, 2 से 3 सेट जो है दोस्तों, सभी जितना मैं आप लोग को यह बताया हूँ डॉक्यूमेंट, सभी इसका जो है आपको 3 सेट आप बनवा लीजिएगा। मैं 2 सेट बताया हूँ, लेकिन आप लोग 3 सेट जो है कापी बनवा कर स्वहस्ताक्षरित कर लीजिएगा। इतना आपका लगना है जितना बताया हूँ। आप लोग कंफ्यूज ना होइए कि सर जो है निवास प्रमाण पत्र पिता के पक्ष से लगेगा, अगर शादी हो गई है तो पिता के पक्ष से निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर आपका परिवार कहीं भी रहता हो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में तो आप वहाँ से बनवा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी शादी जो है, आप आजमगढ़ की रहने वाली हैं, आपकी शादी गोरखपुर में हुई है, तो आपका आजमगढ़ पिता के पक्ष से निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। गोरखपुर से जो पति के पक्ष से निवास प्रमाण पत्र है वो लगेगा, और बाकी प्रमाण पत्र जैसे जाति हो गए, आरक्षण से संबंधित, वह पिता के पक्ष से लगेगा। और बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप निवास प्रमाण पत्र, अगर शादी हो गई है आपकी, निवास प्रमाण पत्र पिता के पक्ष से बनवाना चाहते हैं तो लेखपाल नहीं बनाएगा, क्योंकि उन लेखपाल के प्रोटोकॉल में नहीं है कि निवास प्रमाण पत्र वह शादी अगर हो गई है तो आपका पिता के पक्ष से बनाएगा, अगर शादी नहीं हुई है तो वह पिता के पक्ष से बना देगा। लेखपाल के प्रोटोकॉल में यही है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत से अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन था, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। जितना पॉइंट बताया हूँ आपके नोटिफिकेशन से बताया हूँ, कोई भी फेक पॉइंट नहीं है। आप लोग घबराइए मत। आवेदन करने से पहले का आपका आवेदन की अंतिम तिथि तक का अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यह सब जारी है तो वही मान्य होगा। अगर उसके बाद का है तो मान्य नहीं होगा। तो आप लोग घबराए नहीं, जो आपका डॉक्यूमेंट लगा है वही आप लोग रखे रहिए। तो दोस्तों, लगता है आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ। अगर नहीं दूर हुआ तो फिर मैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास आप लोग को करूँगा। अब तो लगता है जितना अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ इतना किसी ने आपको नहीं बताया होगा। बस दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी एएनएम बहनों का कन्फ्यूजन जिससे दूर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।